एमबीबीएस नहीं मिला तो लाइफ क्या ख़त्म हो चुकी है? क्या एक बीपीटी सिर्फ बैकअप ऑप्शन है? क्या फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी कम होती है? क्या फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा अर्न कर पाते हैं? क्या फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हैं? क्या फिजियोथेरेपी में भी एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है? तो अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कोई और नई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में मैं हर चीज़ बताऊंगा कि उसकी सैलरी क्या है, क्या अच्छा बंदा अर्न कर सकता है, क्या उसकी फ़ीस है, कितने टाइम का कोर्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हायर स्टडीज़ में क्या है, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि भाई बीपीटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। सबसे पहले अपने समझते हैं कि भाई बीपीटी क्या है। बीपीटी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब इसके अंदर क्या होता है? फिजियोथेरेपी ना एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसके अंदर ना हम डॉक्टर्स की तरह दवाई तो पेशेंट को नहीं प्रिस्क्राइब करते, बट हम यहाँ पेशेंट को एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और काफ़ी सारी मैनुअल टेक्निक्स, एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू उनको अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है और उसकी सर्जरी हुई है। मान लो अपने एक एग्जांपल लेते हैं टीकेआर का। टीकेआर होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। मान लो उस बंदे को टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसकी सर्जरी हुई है कि उसका गोड़ा टूट गया है, जो भी होगा उसकी सर्जरी हुई। या फिर अपने कोई अगर पैरालिसिस का पेशेंट ले लेते हैं, किसी को भी नी पेन, बैक पेन या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, इन सब के अंदर कंडीशंस के अंदर पता है कौन काम आता है? फिजियोथेरेपिस्ट। कि ना भाई ये ना एक पेशेंट को ना नॉर्मल लाइफ के अंदर लाने में हेल्प करता है। मान लो कोई भी सर्जरी, जैसे अपने टीकेआर की बात कर रहे थे, टीकेआर के बाद होता है कि भाई अपने को ना बहुत टाइम तक ना अपने ना नी को इमोबिलाइज रखना होता है। इमोबिलाइज के अंदर अपने को मूव नहीं करना होता है। और ना अगर मान लो टीकेआर की सर्जरी होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि ना नी अपने ना काफ़ी टाइम के बाद ना जो नी की आसपास की मसल है वो सारी स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। तो अपने क्या है, पैर अगर पेशेंट मूव करेगा ना, अप डाउन करेगा ना, तो उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है, जो कि ना जो उसकी इमोबिलाइजेशन है ना उसको कम करता है और उसकी जो नी है ना उसको मोबालाइज करता है, उस पर्सन को जल्दी अच्छे से रिकवरी करने के लिए और जल्दी अच्छे से, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अच्छे से चल पाए। उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फिजियोथेरेपिस्ट ना मूवमेंट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं और मूवमेंट्स को ना वो ईजी करने की कोशिश करते हैं आफ्टर एन सर्जरी, ताकि पेशेंट आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर पाए बिना किसी मेडिकेशन के। क्योंकि ना यार अगर मान लो उस बंदे का ऑपरेशन होगा तो उसके अंदर वो बहुत सारी मेडिकेशन लेगा और उसके बाद ना एक टाइम पे आके ना कि भाई वो बंदा परेशान हो जाए कि भाई कितनी 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 मेडिसिन, इससे तो हो नहीं रहा। पर अगर मान लो अगर अपने बात करें ना कि नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, उसके अंदर ना भाई कोई मेडिकेशन भी हेल्प नहीं करेगा कोई मसल की स्पास्टिसिटी कम करने के अंदर। इसके अंदर रोल प्ले होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। वो क्या हेल्प करता है, मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करता है ताकि आपका नी अच्छे से मूव कर पाए। अब देखो यार, फिजियोथेरेपी ना बहुत ज़्यादा मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फिजियोथेरेपी ना पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपकी स्पास्टिसिटी है, मोबिलिटी को रिस्टोर करता है, पेशेंट को ना इंडिपेंडेंट बनाने के अंदर हेल्प करता है। देखो यार, आज के टाइम में ना फिजियोथेरेपी की ना बहुत ज़्यादा नीड है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में फिजियोथेरेपी कल्चर बहुत कम है और लोगों को ना बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में या मैनुअल थेरेपी। लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर अगर अपने फ़ॉरेन से कंपेयर करें ना तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वहाँ के लोग ना ज़्यादा मेडिकेशन नहीं, मतलब कहते कि यार दवाइयाँ लो। इंडिया में है कि भाई ये होगा वो होगा, फटाफट दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। वहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, मैनुअली अगर अपने थेरेपी लें या इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी फिजियोथेरेपी से ले, तो वो ज़्यादा वो चीज़ें प्रेफर करते हैं, ठीक है, मेडिकेशंस की अगर अपने कंपेयर करें तो। फिजियोथेरेपी की ना डिमांड ना धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ना लाइफस्टाइल के अंदर ना लाइफस्टाइल डिजीजेस, ओबेसिटी, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्टिन्यूसली ना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। पर अब लोग धीरे धीरे ना एजुकेट भी हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। देखो यार, सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। मान लो अपने पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि भाई अपने अपने पेरेंट्स के भाई हाथ पैर दबाएं, अच्छे से उनकी मतलब एक्सरसाइज करवाएं या उनकी बॉडी के ऊपर ध्यान दें। तो इससे अच्छा अपने क्या करेंगे, मान लो ओल्ड एज के अंदर अपने पेशेंट्स के भी होगा ना कि भाई मेरी कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, गोडे दुख रहे हैं, मुझे चला नहीं जा रहा है, मेरे ये हो रहा है, ये पेन हो रहा है।
उसके अंदर अपने क्या करेंगे कि भाई अपने फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लेंगे या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के बाद उन्हें भेजेंगे ताकि वो धीरे धीरे उन्हें एक्सरसाइज कराएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अपने पेरेंट्स को ये होगा कि भाई उनके दर्द वगैरह नहीं होगा और वो ईजिली अपनी लाइफ जो उनकी मतलब अपना एक तरह से भाई एक्सरसाइज वो कराएगा ना फिजियोथेरेपी, उससे उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनकी और मसल्स में जान आएगी, तो वो और बंदा 4 से 5 साल ज़्यादा जी पाएगा। सीधा सा फंडा ये है। और अपने के पास भी भाई इतना टाइम नहीं है कि भाई अपने पेरेंट्स को अपने ऐसे करें वैसे करें, तो भाई अपने भी आने वाले टाइम में अपने ही सोचेंगे कि भाई अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं, वो इनकी हेल्प करेंगे और इनको चलने के अंदर मदद करेंगे बिना किसी पेन के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कोर्स ड्यूरेशन। जनरली अगर अपने बात करना फिजियोथेरेपी की, तो उसके अंदर कोर्स ड्यूरेशन होता है अपना 4.5 ईयर्स, जिसके अंदर अपनी 4 ईयर्स की तो रहती है एकेडमिक स्टडी और 6 मंथ्स की रहती है अपनी कंपलसरी इंटर्नशिप। देखो यार, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अगले साल से जैसे करिकुलम चेंज होगा ना, मान लो इस साल तो नीट से बच्चे नहीं आए हैं, या पिछले साल भी अगर मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा नीट के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरी डिग्री तो वैसे अगर कहें तो अपने 4.5 ईयर्स की है, बट अब गवर्नमेंट के नए रूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी क्या कर रही हैं, ऑलरेडी ही बच्चे की डिग्री 5 साल की करा रही हैं। अब मेरी डिग्री की बात करें तो भाई मुझे 4 साल की एकेडमिक स्टडी करनी पड़ेगी और मेरी 1 साल की इंटर्नशिप हो गई, जिसके अंदर मतलब जैसे पहले 4.5 की थी, अब 6 मंथ्स की इंटर्नशिप और ऐड कर दी गई है। अब जो अगले साल से जो भी बच्चा नीट से आएगा ना, नीट दे के ही बच्चे को पहली बात तो फिजियोथेरेपी में एडमिशन होगा, और जो बच्चा नीट से आएगा उसकी डिग्री 5 ईयर्स की हो जाएगी, जैसे कि फोर ईयर्स का आपका एकेडमिक रहेगा और 1 ईयर का आपका फुल्ली इंटर्नशिप रहेगा। इंटर्नशिप और यही एक्सपोजर ना आपको रियल लाइफ में ना पेशेंट से इंटरेक्ट करने का और पेशेंट्स को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए ही हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके अंदर बच्चा सीखता है कि भाई पेशेंट की क्या हिस्ट्री लेनी है, कैसे बात करनी है, कैसे उसे ट्रीट किया जाता है। अच्छे टीचर्स के साथ रहकर, अच्छे डॉक्टर्स के साथ रहकर वो ये चीज़ सीखता है कि भाई कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है। तो भाई इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है। अब अपने बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो यार, इस साल की अगर मैं बात करूं तो भाई सारे बच्चे एलिजिबल हैं, सारी यूनिवर्सिटी सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले रही है बिना नीट के, ठीक है। अगर सिर्फ क्लास 12 के अंदर आपके पास बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स होनी चाहिए, और उसके अंदर आपको मैक्सिमम 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो सकती है, बट मुझे इसके रिजर्व कैटेगरीज के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर आपको 12th के अंदर आपके 50% से ऊपर है मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, तो हाँ आप यूनिवर्सिटी के अंदर सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बट अगर मैं अगले साल से बात करूँ तो अगले साल से नीट का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और कोई भी बच्चा बिना नीट के एग्ज़ाम दिए बीपीटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब एनटीए ने ये रूल चेंज कर दिया गया है। जो नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, इन सभी ब्रांचेस के अंदर भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट कंपलसरी, आपको पहले नीट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जाके फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो या फिर हेल्थ केयर फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए एक बीपीटी ना बहुत अच्छा और अच्छा कोर्स हो सकता है वैसे आपके लिए। बट यार देखो, मैं तो तुम्हें बता दूंगा अच्छा है या नहीं है, ठीक है। और बस सबसे पहले मेन बात पता है क्या है कि इंटरेस्ट की, तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ बैठ के ज्ञान दे दूंगा कि भाई अच्छा है फिजियोथेरेपी, ये है वो एक्स वाई जेड, बहुत कुछ दे दूंगा ज्ञान। पर सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई खुद से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग तुम्हें बताएंगे कि भाई बीपीटी ऐसा है वैसा है, तुम इसके लिए एलिजिबल हो, तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो। पर सबसे पहले भाई अंदर अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा मन है फिजियोथेरेपी करने का या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं कि भाई तुम फिजियोथेरेपी के अंदर क्या पढ़ोगे। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हम फिजियोथेरेपी में आ गए, अब तो चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। बिल्कुल नहीं भाई, फिजियोथेरेपी का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा वास्ट है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना तुम्हें सारे जैसे एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही अपने सारे यहाँ सब्जेक्ट्स हैं। तुम्हें एनाटमी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, और भी बहुत सारे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तुम्हें सारे सब्जेक्ट को ना डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से इन्हें पढ़ोगे तभी तुम नेक्स्ट ईयर के अंदर अच्छा अपना कर पाओगे। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ ना, सेकेंड ईयर में भी है भाई पैथोलॉजी है, तुम्हारी माइक्रोबायोलॉजी है, सारे जितने भी मान लो एमबीबीएस में सब्जेक्ट है ना, सारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। फार्माकोलॉजी है, एक्सरसाइज थेरेपी है, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, बायोमैकेनिक्स है, बहुत कुछ है। सेम थर्ड ईयर के अंदर ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, सब कुछ ए टू जेड
सेम मतलब एमबीबीएस जैसा ही है, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अपने क्या ऐड होते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, और यही भाई अपना मेन कोर है। क्योंकि एक्सरसाइज थेरेपी अगर अपने को नहीं आएगी तो भाई अपने मैन्युपुलेशन या बंदे की अगर मान लो सिंपल थेरेपी देनी है ना हाथों से, मैनुअल थेरेपी की अगर अपने बात करें तो भाई अपने उसको बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे अगर तुम्हें एक्सरसाइज थेरेपी नहीं आती तो। और इलेक्ट्रोथेरेपी भी एज वेल एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अगर मशीन चलानी नहीं आएगी, तुम्हें अप्लाई करना नहीं आएगा, तो तुम पेशेंट के पेन को कैसे रिलीव कर पाओगे। तो भाई एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी इनका मेन कोर है। वैसे ही फाइनल ईयर के अंदर आते हैं सब्जेक्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी और रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है, वाइवा भी देना पड़ता है और क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है आपकी। इसलिए भाई बीपीटी को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। बीपीटी एक काफ़ी अच्छा और डीप सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम अच्छा कर पाओगे। और भाई तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। तुम सोच रहे होगे कि भाई ये बारी बारी नीचे क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। भाई ये मैं ना सब्जेक्ट्स की लिस्ट लेके बैठा था, इसलिए मैं बारी बारी मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं यार, मैं भी कितना याद कर रख पाऊंगा। और थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा बारी बारी नीचे देख रहा हूँ। बाकी अगर भाई तुम्हें दिक्कत आ रही है कि मैं बारी बारी ऐसे ना नीचे देखूँ, ठीक है, अच्छे से रट के आऊँ, याद करके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अगर तुम्हें ऐसे चलेगा तो भाई मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है कि ताकि ना यार जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, अगर वो बंदा लिख लेना तो तुम्हें बताने ईजी हो जाते हैं। ऐसे मेरे को बारी बारी भाई ऐसे रटना पड़ेगा तो वो काम तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसे लगेगा कि भाई याद करके आता है। इसलिए भाई मैं सीधा रो वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसे याद करके नहीं आया हूँ, बस मेन मेन चीज़ें तुम्हारे लिए लिख कर बैठा हूँ ताकि तुम्हें ईजी हो जाए और मुझे भी तुम्हें समझाना ईजी हो जाए। देखो यार, अगर अपने बात करें ना तो कोई भी फील्ड इजी नहीं है आज के टाइम पे। हर फील्ड ना स्किल्स मांगता है, हर फील्ड के अंदर ना स्किल्स रिक्वायर होती है। और भाई अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है ना तो तुम्हारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से बात करना आना चाहिए कि भाई पेशेंट को कैसे डील करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, पेशेंट को कैसे हौसला देना है। अगर अपने साइकोलॉजी की बात करें ना, उसके अंदर होता है कि भाई पेशेंट को कैसे हौसला देना है कि नहीं सर आप ठीक हो जाएंगे, सर आप मैम आप ठीक हो जाएंगे। तो भाई कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, इसके अंदर पेशेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि भाई अब तेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, कोई पैरालिसिस का आएगा, कोई स्ट्रोक का आएगा, कोई किसी का कैसा है, कोई किसी का कैसा है। हर पेशेंट ना भाई अच्छे से बिहेव नहीं करता। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक की पेशेंट की बात करूँ तो भाई उसके तो मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर सकता, तो तुम्हें उन्हें भी झेलना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें भी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तुम्हारे लिए तो एज ए पेशेंट है। और तुम्हें उन्हें, और तुम्हारा क्या मोटिव है, उन्हें ठीक करके भेजना। तो भाई पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अंदर एक एम्पैथी भी बहुत बड़ी चीज़ आती है, जो बंदे को अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ना यार, कि पेशेंट को ना पेशेंट का पेन अपने समझ पाए। ये नहीं है कि भाई पेशेंट बोले मेरे दर्द है, अरे भाई तू तो ऐसे ही कर रहा है, ये नहीं। एम्पैथी भी देनी आनी चाहिए अपने को, ना पेशेंट का दर्द समझना आना चाहिए कि हाँ भाई इसको ये है वैसे है। और इसके अंदर फिजिकल स्टेमिना भी मैटर करता है, आपको ना कॉन्टीन्यूसली ना इसके अंदर एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप मैनुअल थेरेपी दोगे तो उसके अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से दिमाग से काम लेना पड़ेगा, अपनी हाथों से अच्छे से उस मसल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने अंदर फिजिकल स्टेमिना भी होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लर्निंग माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास लर्निंग माइंडसेट नहीं है तो भाई तुम किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। सीधा सा फंडा तो ये है। हेल्थ केयर फील्ड में ना भाई लाइफ लॉन्ग अगर तुम्हें एक ही चीज़ आएगी काम, वो है लर्निंग। इस फील्ड के अंदर ना भाई लर्निंग ना लाइफ लॉन्ग तुम्हारी चलती रहेगी। तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, रोज़ नए पेशेंट आएंगे, हर वैरायटी के पेशेंट आएंगे, उनसे रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वो हर एक पेशेंट तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। अगर आप लोगों को भाई हेल्प करना पसंद है और अगर तुम चाहते हो हेल्थ केयर फील्ड में भाई मेरा इंटरेस्ट है, तो ही बीपीटी लेना, वरना भाई मैं तुम्हें बीपीटी के लिए सजेशन नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा मन है ना कि भाई मैं उस बंदे को ट्रीट करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसकी फिजिकली उसको वापस से स्टेबल करना चाहता हूँ, तभी भाई अगर तुम फिजियोथेरेपी लेना। और भाई एक फिजियोथेरेपी ना बहुत अमेजिंग करियर है, अगर तुम उसे अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग करियर है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई भैया मैं बीपीटी तो कर लूँगा, इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं इसके बाद क्या करूँगा, मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी।
तो देखो यार, जॉब की अगर अपने बात करें तो भाई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी इसके अंदर निकलते रहते हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इसके ऊपर आ रही है कि भाई हम मेडिसिन ना देकर फिजियोथेरेपी थेरेपी से बंदे को अपने ठीक करें, ठीक है। तो भाई हॉस्पिटल्स के, तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अच्छी अमाउंट पर मिल जाएगी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर मिल जाएगी। कोई अगर तुम फ़ॉरेन जाना चाहते हो तो भाई तुम्हें स्पोर्ट्स टीम के अंदर भी अच्छा तुम्हें मौका मिलेगा। इंडिया में भी है, पर भाई अगर इंडिया में ना थोड़ा सा कम है। अगर अपने फ़ॉरेन से बात करें तो अगर तुम फ़ॉरेन जाओगे तो उसके अंदर तुम्हें स्पोर्ट्स टीम के अंदर अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तुम ऑर्थोपेडिक क्लिनिक खोल सकते हो, तुम ऑर्थोपेडिशियन के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन क्लिनिक खोल सकते हो। तो इसके अंदर ना काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, और भाई सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भाई तुम खुद का सेटअप करो, ठीक है। इसके अंदर ना खुद का सेटअप करोगे तो भाई ये है कि तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। एक तुम्हारा नाम बनेगा कि भाई हाँ यार, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसने हमें ठीक करके भेजा है। अगर तुम भाई पेशेंट का दिल जीत लोगे ना, तो वो अपने आप आगे जाके 10 जनों को बताएगा कि भाई इस बंदे ने मेरे को इतने प्यार से ट्रीट किया और इतने अच्छे से सही किया। इसके अंदर भाई तुम्हें मैंने अभी बताया भी, तुम खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। इसके अंदर भी अच्छा खासा तुम अमाउंट अर्न कर सकते हो। और या फिर तुम हॉस्पिटलों के साथ अपना क्लिनिक खोल के कोलैबोरेट भी कर सकते हो कि भाई डॉक्टर के साथ कि आप मुझे इधर भेजो, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज ना कॉन्टीन्यूसली ना भाई धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। और ये मिथ है कि भाई बीपीटी के बाद क्लिनिक ही खोलना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तुम भाई हॉस्पिटल में जाके भी काम कर सकते हो, ठीक है। और तुम होम विजिट से पैसा कमा सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो। और सबसे अच्छा वे क्या है भाई, तुम पढ़ाओ। लड़कियों के लिए तो सबसे अच्छा है कि भाई तुम पढ़ाओ, काफ़ी अच्छा तुम अर्न करोगे। और लड़कों के लिए तो कहूँगा भाई मेहनत करो भाई, और तो क्या करोगे, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो और तुम भी अच्छा पैसा कमा सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी किसी से कम नहीं, हम भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस फील्ड के अंदर। अब सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड मेरे पास क्वेश्चन क्या आता है कि भैया सब कुछ तो आपने बता दिया, अब ये बताओ सैलरी क्या होगी बीपीटी के बाद। देखो यार, बीपीटी के बाद में सैलरी कितनी मिलती है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। शुरू में ना भाई स्टार्टिंग सैलरी तो तुम्हें मिलेगी 15,000 से लेकर कोई 30-35 हज़ार तक। अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो भाई 40,000 से लेकर 80,000 पर मंथ भी मिल सकती है। भाई वैसे सबसे अच्छा पता है क्या है, जो स्पेशलाइज फिजियोथेरेपिस्ट है ना, या फिर जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ना बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, वो ना सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। या फिर भाई अगर तुम्हारी ब्रांडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो ना, जितना इंप्रूव करोगे ना उतनी ही तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर तुम अपने मतलब फिजियोथेरेपी को तुम एक तरह से ब्रांड बना दो, तो उसके अंदर भी तुम काफ़ी अच्छा अपना कर सकते हो। या फिर भाई तुम अपना कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे साथ में स्टार्ट कर लो, उसके अंदर तुम अच्छा कर सकते हो। लेकिन भाई मैं तुम्हें ना फेक या फिर फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दूंगा कि भाई बीपीटी करते ही फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें पैसे मिलने लग जाएंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है। तुम पहले अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, ग्रेजुअली तुम ना ग्रो करोगे ना, तो भाई तुम्हें ना धीरे धीरे अपने आप समझ आने लग जाएगी। तुम्हारा करियर ना ग्रेजुअली ग्रो होगा। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम अपने आप ही अच्छा करते जाओगे, और तुम अपने आप ही धीरे धीरे सीखते जाओगे, और अपने आप ही तुम्हारा भाई पैसा और सैलरी दोनों ही डबल हो जाएंगी। तो भाई अभी टेंशन नहीं लेना है। अगर तुमने फिजियोथेरेपी करियर चूज़ कर लिया है तो भाई अभी अच्छे से अपनी स्टडी के ऊपर ही सिर्फ फोकस करना है। अब अपने बात करते हैं बीपीटी के अंदर हायर स्टडीज के बारे में। अगर बीपीटी के बाद आप क्या करेंगे, बीपीटी के बाद होता है भाई एमपीटी, द मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अंदर अलग स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स, कार्डियोपल्मोनरी और पेडियाट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग होती है। इसके अंदर आप भाई सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, फेलोशिप्स, रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ परस्यू कर सकते हो। और भाई सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टीन्यूसली अपनी अप स्किल्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अपनी जो स्किल्स है ना, उसको अपने को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। और जैसे जैसे तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होंगी ना भाई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम काफ़ी अच्छा लाइफ के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। अब अपने बात करते हैं भाई प्रोज ऑफ फिजियोथेरेपी। देखो यार, एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ये रिस्पेक्टेबल करियर है, तुम्हें भी पूरी दूसरे डॉक्टरों की तरह पूरी इज्जत मिलेगी, तुम्हें भी डॉक्टर साहब लोग करेंगे, ठीक है। मल्टीपल करियर ऑप्शन है भाई, ग्रोइंग डिमांड है। आने वाले टाइम के अंदर ना धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि भाई फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है क्या नहीं है। धीरे धीरे इसकी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू जेन्युइनली हेल्प पीपल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो। ये नहीं है कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट ही जॉब करनी है, नहीं तो भाई तुम अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हो। और सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट पता है क्या है, अगर आप किसी के पेन को ना, किसी पेशेंट के पेन को जब रिकवर होते हुए देखते हो ना, वो सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है इस जॉब का। दिस फीलिंग इज प्राइसलेस। अगर तुम जब तुम उसे देखते हो ना कि भाई वो इतने दर्द में मेरे पास बंदा आया था, या फिर पेशेंट मेरे पास
पास इतने दर्द में आया था और अब वो इतनी खुशी खुशी जा रहा है, तो भाई वो पता नहीं तुम्हें कितनी दुआएं दे के जा रहा होगा कि भाई इस बंदे ने मुझे ठीक कर दिया इतनी जल्दी। वो ना भाई एक प्राइसलेस चीज़ है भाई। वो ना जैसे वो तो एक तरह से है कि भाई सोशल हेल्प है कि भाई यार हाँ मज़ा आ गया कि मैंने उसको ठीक कर दिया। अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने कोई अच्छा काम किया है। तो ये भाई बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। अब देखो यार, अपने प्रोज की बात कर ली। हर डिग्री के अंदर ना प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, जैसे अपनी लाइफ के अंदर और अपने अंदर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ अपनी बातें अच्छी होती हैं, कुछ अपनी बातें बुरी भी होती हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे ही भाई, अब अपने इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं और अपने इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो यार, इनिशियल सैलरी भाई मे नॉट बी वेरी हाई। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं फिजियोथेरेपी करती हूँ भाई 50-60 हज़ार लाख रुपए कमा लूंगा महीना। ऐसा नहीं होता कि भाई इनिशियल सैलरी तुम्हारी कम भी हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट भाई इसके अंदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी स्किल ज़्यादा होगी ना, स्किल अच्छी होगी, तो भाई तुम्हारी ऑटोमेटिकली सैलरी डबल हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ है ना इस प्रोफेशन के अंदर भाई टाइम लेता है। ये नहीं है कि भाई एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे, नहीं भाई, तुम्हें इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10-10 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंट ट्रीट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके तुम अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छा अर्न कर पाओगे। और रिक्वायर्स पेशेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग। रिक्वायर पेशेंस, पेशेंट नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। रिक्वायर्स पेशेंस एंड कॉन्टीन्यूस लर्निंग। अगर तुम पेशेंस रख कर अच्छे से सीखते जाओगे ना, तो भाई तुम लाइफ के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ये मैं खाली फिजियोथेरेपी की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस रखोगे ना और उस चीज़ को सीखोगे, तो भाई तुम लाइफ में ना बहुत अच्छा करोगे। कोई सी भी डिग्री की बात कर लो, तुम MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, कोई सी भी डिग्री, वेटनरी, कोई भी डिग्री कर लो। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है ना और सीखने की भूख नहीं है, जिसे बोलते हैं सीखने की भूख, अगर सीखने की भूख नहीं है तो भाई तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कंपटीशन भाई दिन ब दिन ना इंक्रीज होगा। अगर MBBS की बात करूँ तो भाई हर साल हज़ारों MBBS स्टूडेंट्स डॉक्टर बन रहे हैं, हज़ारों डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसा ही फिजियोथेरेपी के अंदर भी भाई हज़ारों डॉक्टर बनेंगे। उस कंपटीशन को भाई अपने को क्रॉस करना है, इतनी मेहनत करनी है कि भाई तुम बस, अगर तुमने इस फील्ड के अंदर घुस गए ना, कोई भी फील्ड के अंदर घुस जाओ, बस ये दिमाग में रख लो कि इतनी मेहनत करूंगा ना कि भाई सबसे अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन के दिखाऊंगा, या सबसे अच्छा MBBS डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि भाई आग लगा दूंगा। सिर्फ यही माइंडसेट के साथ तुम्हें अगर कोई भी डिग्री परस्यू करनी है ना, तो भाई सिर्फ इसी माइंडसेट के अंदर जाना है। ठीक है, और हर करियर की तरह ना फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा करियर है भाई। अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये बहुत अच्छा करियर है। और जैसे मैं बात करता प्रोज एंड कॉन्स की, तो भाई हर एक कोर्स के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और इसके भी मैंने तुम्हें प्रोज भी बताए और कॉन्स भी बताए। तो प्लीज़ चूज़ वाइजली, अच्छे से। जब अंदर से अंतरात्मा कहे ना कि भाई हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मुझे फिजियोथेरेपी करनी है, तभी चूज़ करना, वरना भाई मत चूज़ करना। मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप देने यहाँ नहीं आया हूँ, या कोई बकवास करने नहीं बैठा हूँ कि भाई तू ले फिजियोथेरेपी कर, ये वो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें मैनिपुलेट करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा मन हो, तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो फिजियोथेरेपी करना। मैंने मेरी तरफ से तुम्हें भाई सारी इसकी बातें बता दी, सैलरी स्ट्रक्चर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने साल की डिग्री है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ के अंदर। मैंने तुम्हें सारा स्ट्रक्चर बता दिया। अब भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। और भाई मैं तुम्हें एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डिसीजन को सोच समझ कर लेना। तुमसे रिक्वेस्ट है, जो भी डिसीजन लो प्लीज़ सोच समझ कर लेना। अब एक फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या यार आपको BPT चूज़ करना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया भाई, पर मैं फिर भी एक बार बात करना चाहूँगा। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन पसंद करते हो तो प्लीज़ आप BPT ज्वाइन कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से ह्यूमन बॉडी को लर्न करना पसंद करते हो तो आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों की हेल्प करने के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग या फिर ग्रोथ माइंडसेट रखना है ना, तो आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देन येस, BPT कैन बी अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू। अदरवाइज नो। अगर तुम्हें इन चीज़ों में, जो मैंने सारी चीज़ें बताई, इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो भाई BPT फिर तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ BPT से ले रहे हो ना कि भाई BPT ये सोच कर ले रहे हो कि भाई और कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो चलो भाई BT फिजियोथेरेपी के अंदर घुस जाते हैं, MBBS नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो मुझे करना नहीं, वो नहीं करना, फिजियोथेरेपी में घुस जाते हैं, तो भाई बिल्कुल भी ये चीज़ गलती मत करना। फेक फिजियोथेरेपी भाई एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तभी घुसना, नहीं तो भाई बिल्कुल भी मत घुसना। अगर तुम भाई ऐसे बेमन के घुस रहे हो ना, तो शायद भाई आपकी ना
चॉइस जो है ना दोबारा इवेलुएट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आप ना एक गलत ट्रैक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर बाद के अंदर वापस आने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो प्लीज़ अगर आपका इंटरेस्ट है तभी अच्छे से इस करियर ऑप्शन को चूज़ करना। करियर का सक्सेस भाई सिर्फ डिग्री डिसाइड नहीं करता, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं, जैसे कि स्किल्स, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन और डेडिकेशन। ये सारी चीज़ें इक्वल इम्पोर्टेंट होती हैं। और भाई याद रखिएगा, every patient who walks again, who plays again, who live pain freely because of your effort, that is the real impact of the physiotherapy. And you should be proud of yourself that I have treated that patient and he is living now freely, pain free, बिल्कुल वो बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, बढ़िया अपना लाइफ के अंदर चल रहा है और बढ़िया ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और हाँ, अगर आप फिजियोथेरेपी के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं और या कॉलेज लाइफ, बुक्स, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या एग्ज़ाम हो रहे हैं, और भी अगर आप फिजियोथेरेपी के बारे में कोई करियर गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं नीट के लिए भी मैं लेके आता रहूँगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक हेल्प के लिए दी है ताकि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं और भी मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मेरा फर्स्ट ईयर कैसा गया कैसा नहीं गया, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा वीडियो को। इससे मुझे पता चलेगा भाई कितने बंदे एक्साइटेड हैं कि भाई हाँ भैया आप मुझे बताइए, भैया आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ कैसे रही कैसी नहीं रही। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।